गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मनीष कुमार। पिछले वीडियो में हमने अम्ल, क्षार और लवण की चर्चा की थी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अम्लों के गुण की, कि अम्लों के गुण क्या होते हैं, कैसे हम जानेंगे कि ये अम्ल है। तो अम्ल के गुणों की अगर हम बात करते हैं तो अम्ल के गुण में हम ये कह सकते हैं कि जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। अब अम्ल स्वाद में खट्टे का मतलब अम्ल में जैसे हम नींबू कह सकते हैं, एक प्रकार का उस पर अम्ल पाया जाता है। इमली है, हम कह सकते हैं खट्टी होती है, एक प्रकार से अम्ल पाया जाता है। इसी तरह से और भी कई पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जिन्हें हम अम्ल कह सकते हैं। दूसरी इनकी विशेषता ये होती है कि इनकी जो प्रकृति होती है वो संक्षारक होती है, क्षार टाइप में होते हैं। और अभी इनकी एक विशेषता ये होती है कि ये जब क्या होते हैं, जो अम्ल हैं, जब क्षार से जब क्रिया करते हैं, जैसे सपोज दैट HCl की हम बात करते हैं, तो HCl यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब इस अम्ल की अभिक्रिया क्या होती है, जब हम किसी भी क्षार कराते हैं। क्षार में क्या होता है, जैसे हम यहाँ सपोज दैट NaOH, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो एक प्रकार का क्षार होता है। जब अम्ल और क्षार आपस में जब क्रिया करते हैं, जब ये संयोग होता है, तो क्या होता है, यहाँ पर लवण बनता है। जो यहाँ पर लवण प्राप्त होता है NaCl, जिसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड, इसका रासायनिक नाम है। और साधारण नाम अगर हम बात करते हैं तो साधारण नमक है। प्लस क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये इस प्रकार से NaCl। अब यहाँ से जो NaCl है ये क्या होता है, बाउंड करता है सोडियम क्लोराइड, और प्लस क्या बचता है आपका H, और H की हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, H2O, यानी जल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इस क्रिया को हम ये कह सकते हैं, ये यहाँ पर अम्लीय गुण या अम्ल की विशेषता है कि जब भी कोई भी अम्ल आपका क्षार से जब क्रिया करता है तो क्या होता है, लवण बनता है और जल बनता है। इसी तरह से और भी बहुत सारे अम्ल हैं जो धातुओं से क्रिया करके क्या होते हैं, लवण बनाते हैं, और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, मुक्त होती है। इसी प्रकार से जैसे हम Zn की बात करते हैं, जो आपकी क्या होती है, जिंक धातु होती है। जब जिंक धातु की जब क्रिया क्या होती है, हम H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल से जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, हमारा यहाँ से जिंक सल्फेट बनता है। ये इस तरह से हम क्या होता है आपका जिंक सल्फेट, यहाँ से ये बाहर रहता है, जो क्या होता है, एक प्रकार का आपका लवण होता है जिंक सल्फेट। और प्लस क्या होता है, यहाँ पे जो H2 है यानी शेष होती है, जो क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस, जो यहाँ से क्या हो जाती है, आपकी मुक्त हो जाती है। तो यहाँ पर भी इसकी विशेषता है कि जो अम्ल है जब क्या हो रहा है, किसी भी धातु से अगर क्रिया करता है तो लवण बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिंक सल्फेट कहते हैं। और प्लस आपको क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आपकी मुक्त हो रही है। इसी तरह से और भी कई धातु हैं
जैसे हम कॉपर की बात करते हैं, जब कॉपर भी क्या होता है, जब हमारा H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से जो अभिक्रिया यहाँ पर करता है तो क्या प्राप्त होता है, आपका कॉपर सल्फेट प्राप्त होता है और प्लस क्या होता है यहाँ पर इसी प्रकार से जैसे एक आपका कॉपर सल्फेट यहाँ से बाहर होता है और प्लस शेष आपको क्या होता है यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या होती है यहाँ से मूव करती है। इसी तरह से और कई धातुओं की बात करते हैं। इसी तरह से आपका सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 प्लस HCl। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, H2SO4 की बात कर रहे थे यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया हम किससे करा रहे थे, कॉपर धातु से। अब यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पर जो धातु की जा रही है वो कार्बोनेट धातु की बात की जा रही है। सोडियम आपकी एक प्रकार की धातु है और इससे कार्बोनेट जुड़ा हुआ है तो इसको हम धात्विक कार्बोनेट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे धात्विक कार्बोनेट कार्बोनेट की जब क्या होता है अम्ल से अभिक्रिया होती है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर भी आपका लवण बनेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, केवल लवण बन रहा था जिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट। यहाँ पर क्रिया कार्बोनेट से कराई जा रही है, यहाँ पर प्राप्त होगा आपका लवण, लेकिन यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि कार्बोनेट से अभिक्रिया कराई गई है तो यहाँ पे जो आपका लवण बनेगा तो धातु कार्बोनेट लवण बनेगा, यानी जो लवण बनने की क्रिया होगी वो कार्बोनेट के रूप में होगी। तो यहाँ पे जब हम बनाते हैं तो क्या होता है आपका NaCO3 यानी सोडियम कार्बोनेट और प्लस आपका क्या होता है 2NaCO3 और प्लस आपका क्या बनता है HCl यानी आपका लवण बनता है। अब यहाँ से फिर 2NaCl यानी यहाँ पे आपका क्या था Na2 यानी सोडियम था और प्लस HCl। अब यहाँ पर हम देखते हैं समीकरण हमारी संतुलित है कि नहीं, तो यहाँ पे Na2 थे, यहाँ पे 2Na हो गया। अब Cl की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो क्लोराइड जो प्रमाण की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या था 1 था। अब यहाँ पर अगर क्लोराइड प्रमाण की बात करते हैं तो क्लोराइड फॉर्म कितना है 2 और यहाँ पे क्लोराइड फॉर्म कितना है हमारा 1। तो हम क्या करते हैं किसी भी समीकरण को संतुलित करने के लिए जितने हमको प्रमाण की आवश्यकता होती है उतने से ही हम क्या करते हैं उसको गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है हम 2 बढ़ा देते हैं। जब हम यहाँ पे 2 कर देते हैं तो हमारा क्या होता है जो क्लोराइड जो प्रमाण होता है वो क्या हो जाता है हमारा बराबर हो जाता है और सोडियम प्रमाण है वो भी बराबर हो जाता है और प्लस आपका क्या बचता है यहाँ से H2O। अब यहाँ पे क्या हो रहा है H2O यानी यहाँ पर CO2 यानी यहाँ पर आपका CO2 और प्लस अब यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन कितने हो जाते हैं 2 हो गए और यहाँ पर फिर H2O यानी आपको क्या प्राप्त होता है जल प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु की बात कर लेते हैं तो ऑक्सीजन परमाणु की बात करते हैं तो यहाँ कितने हैं 2 ऑक्सीजन परमाणु, यहाँ पे कितना है 1 ऑक्सीजन परमाणु, तो यहाँ पे कार्बन परमाणु कितनी हो गई 3 हो गई और प्लस कार्बन परमाणु कितना है यहाँ पर 1। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं किसी भी धातु कार्बोनेट की अम्ल से क्रिया करने पर हमारा सोडियम क्लोराइड यानी लवण प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और प्लस क्या होता है हमें जल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये एक हमें क्या होती है संतुलित समीकरण प्राप्त होती है। इसी तरह से फिर आगे हम बात करते हैं और इनके अन्य गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। इसी तरह से अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं CaOH का होल्ड जिसे हम क्या कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं या हम इसे क्या कहते हैं बुझा चूना भी कहते हैं। बुझा चूना, चूना 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जिसे हम क्या कहते हैं कली चूना कहते हैं या पत्थर चूना कहते हैं, यानी जो मार्केट से जो खरीद के लाते हैं उसको कली चूना या पत्थर चूना कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है CaO होता है, जिसे हम क्या कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। और क्या होता है कि जब किसी कैल्शियम ऑक्साइड की क्या करते हैं जब हम जल से अभिक्रिया कराते हैं मतलब जल में इसको डाल देते हैं तो जिस समय क्या होता है कि जल में इस कैल्शियम ऑक्साइड
उष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है कि जिस समय चूना पानी से अभिक्रिया करता है तो उसमें से उष्मा निकल रही होती है, तो वो उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। और फिर यहाँ से क्या होता है, ये आपका प्राप्त होता है CaOH का वोल्ट, यानी बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम परमाणु की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कैल्शियम एक परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु बात करते हैं, दो हाइड्रोजन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, दो ऑक्सीजन परमाणु है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन परमाणु है, तो प्लस क्या करते हैं यहाँ पर H2 यानी 2CaOH का वोल्ट, यानी हाइड्रोजन परमाणु हमारे दो हो गए, ऑक्सीजन परमाणु हमारे कितने हो गए, दो। अब यहाँ पे क्या होता है, क्या चीज संतुलित नहीं है, यानी ऑक्सीजन परमाणु हमारे दो हो गए, कैल्शियम परमाणु हो गया और हाइड्रोजन परमाणु दो हो गए। इस तरह से क्या होता है, यहाँ पे जो प्राप्त होता है उसमें बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। अब क्या होता है कि जब इस बुझे हुए चूने की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है तुम्हारा, इसकी जब क्या कराते हैं हम इससे अम्ल से, या हम ये कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में देख लेते हैं। जब इसके अपने हम कार्बन डाइऑक्साइड कराते हैं तो हमारा क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपका यहाँ से Ca और ये आपका CO2 और एक यहाँ से ऑक्सीजन परमाणु इससे अभिक्रिया करके क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये एक प्रकार का हमारा क्या होता है, अवक्षेप होता है। ये इस तरह से एरो नीचे लगा हुआ है, इसका मतलब होता है अवक्षेप। अवक्षेप क्या होता है, जब क्या होता है कि जब हम टेस्ट करते हैं टेस्ट ट्यूब में किसी भी पदार्थ का, तो उसमें क्या होता है, देखिए पदार्थ कुछ होते हैं जो नीचे क्या होता है तली में बैठ जाते हैं, तो वो जो पदार्थ तली में बैठता है उसी को हम क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है और प्लस शेष देखिए यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट। और ऊपर का जो एरो लगता है तो इसका मतलब क्या होता है, गैसेस, यानी जितनी गैसेस होती क्या होती है, ऊपर की ओर जाती हैं, तो ऊपर की ओर एरो होता है तो उसमें गैस में होता है, और नीचे की ओर एरो होता है तो इसका मतलब क्या होता है, वो आपका अवक्षेप बन रहा है। और प्लस यहाँ से शेष क्या होता है देख लेते हैं हम, यहाँ पे हमारा कैल्शियम परमाणु निकल गया, यहाँ पर एक आपका कार्बन परमाणु निकल गया, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, दो, और यहाँ पे कितने हैं ऑक्सीजन परमाणु, दो, यानी दो और दो कितने हो गए, चार। तो एक तीन ऑक्सीजन परमाणु निकल गए, तो एक हमारा क्या बचा, ऑक्सीजन परमाणु बचा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या यहाँ पे कितनी है, दो, यहाँ पर कितने हैं अभी, एक नहीं, तो क्या बचा H2। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और प्लस हमारा क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। इसी तरह से हम सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करते हैं कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट से जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं जो एक प्रकार का क्या होता है, अम्ल से NaHCO3। अगर हम इसके रासायनिक नाम की बात करते हैं तो इसका जो रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इसको कहते हैं। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसका जो साधारण नाम है इसको हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं। खाने वाला सोडा, दैनिक जीवन में हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। सोडा भी कई प्रकार के होते हैं, एक धामल सोडा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। एक होता है हमारा NaOH जिसको हम क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ये भी आपका क्या, ये भी आपका प्लास्टिक सोडा कहलाता है। तो इस तरह से जब क्या हो रहा है, NaSO3 की हम बात करते हैं यानी सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने वाले सोडा की अभिक्रिया क्या होती है, जब हम HCl से कराते हैं यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर क्या क्या प्राप्त हो रहा है हमें, यहाँ पर NaCl जिसको हम क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं, जो एक प्रकार का क्या होता है, लवण होता है। या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये हमें साधारण नमक प्राप्त होता है। यहाँ से क्या होता है, ये Na हमने उठा लिया और यहाँ से हमने क्या ले लिया, Cl ले लिया। अब यहाँ से Na और जब Cl ले लिया तो ये हमारा क्या हो गया, बाहर हो गया।
तो यहाँ पर जब समीकरण को संकलित करते हैं तो एक एक प्रमाण को उठाते हैं। तो सबसे पहले एक एक प्रमाण हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा यहाँ से बाहर हो रहा है और क्या शेष बचेगा। तो यहाँ से क्या हो रहा है, Na निकल गया और Cl निकल गया। अब जब Na से यहाँ से क्रिया कर लिया बाहर हो गया तो हमारा क्या बचा, शेष क्या बचा। अब यहाँ पे जो हमारे हाइड्रोजन प्रमाण बचे हैं और प्लस CO3 यानी कार्बोनेट प्रमाण है, तो यहाँ पर क्या होता है, अब H2O जल बन जाता है। जब यहाँ से जल प्राप्त हो जाता है, कैसे, अब यहाँ पे एक H था और एक H यहाँ पे था, तो H जब आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, H2 बनेगा। और यहाँ से जब एक ऑक्सीजन प्रमाण जब निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, CO3 था, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन प्रमाण निकल गया तो जल बन गया। अब शेष यहाँ पे जो बचा उसको हम लिख सकते हैं, शेष क्या बचेगा, CO2 बचेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि धातु कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट की जब हम HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जब अपक्रिया कराते हैं तो हमारा क्या होता है, लवण बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो अम्ल हैं वो अम्ल के इस तरह से गुण प्रदर्शित करते हैं जब किसी भी हम क्षार से क्या करते हैं, अपक्रिया कराते हैं। इसी प्रकार से फिर हम क्षारों के गुण की बात करते हैं। क्षारों के गुण में अगर हम बात करते हैं तो क्षार में क्या होता है, हमने बताया था कि जब कोई भी रासायनिक अपक्रिया में जब अम्ल क्या होता है, जब क्षार से अपक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, या हम ये कह सकते हैं कि अम्ल से क्रिया करने पर लवण और जल बनाते हैं। जैसे हमने बताया था इस तरह से HCl और प्लस क्या होता है, NaOH। अब यहाँ पे जो हाइड्रोक्लोरिक है अम्ल और प्लस ये क्या है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो एक प्रकार का क्या होता है आपका क्षार होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है आपका एक प्रकार का क्षार, ये क्या है आपका अम्ल। जब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अम्ल और क्षार, अब यहाँ क्षारों के गुण की बात हो रही है, वहां पे हम अम्ल की बात कर रहे थे, अम्ल के गुणों की, कि जब अम्ल क्या होता था, क्षार से अपक्रिया करता था तो लवण और जल बनाता था। लेकिन हम यहाँ पे क्षार के अपक्रिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं ये इसका गुण, क्षार का एक गुण है कि जब क्या होता है कि ये क्षार जब भी किसी अम्ल से अपक्रिया करता है, जरूरी नहीं कि यहाँ पर HCl अम्ल ही है, HCl के अलावा और भी कोई अम्ल ले सकते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल भी ले सकते हैं। तो जब क्या होता है, कोई भी क्षार जब किसी अम्ल से अपक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, या हम क्या कह सकते हैं इसको साधारण नमक भी कहते हैं। तो NaCl बनता है, यहाँ से ये निकल जाता है इस तरह से, ये NaCl। जब यहाँ से ये NaCl और सोडियम क्लोराइड निकल गया तो शेष क्या बचा हमारा, H2O, जिसे हम क्या कहते हैं, जल कहते हैं। तो इस प्रकार से हम ये क्या कहते हैं कि ये क्या होती है, क्षार की विशेषता होती है कि जब किसी अम्ल से अपक्रिया करता है तो लवण और जल बनाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। इसी तरह से जो क्षार होता है, यहाँ पर इस क्षार की विशेषता की बात करते हैं NaOH की। जब NaOH की बात करते हैं क्षार, जब इस NaOH की क्षार की जब बात करते हैं, जब इसको जल में घोला जाता है या जल के साथ जब इसकी अपक्रिया क्या होती है, कराई जाती है, तो ये भी क्षार की एक विशेषता होती है। ये क्या होता है आपका Na+ यानी सोडियम घनायन में टूटता है और प्लस क्या होता है OH, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। जब भी इसको जल में घोला जाता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो Na+ सोडियम घनायन और OH हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है, ये टूट जाता है अलग अलग धनात्मक और ऋणात्मक में। तो ये भी क्या होती है, क्षार की एक क्या होती है, विशेषता होती है। या एक और पॉइंट आता है जो बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पे कभी पूछा भी आता है, अधिकतर आता है, जितने भी क्या होते हैं आपके क्षारक होते हैं, जितने भी आपके क्या होते हैं क्षारक होते हैं,
तो क्षारक, सभी जो क्षारक होते हैं, सभी क्षारक वो क्या होते हैं, क्षार होते हैं। सभी क्षारक क्षार होते हैं। ये क्वेश्चन किसने पूछा था कि सर क्षारक और क्षार में क्या अंतर होता है? तो सभी जो क्षारक होते हैं वो क्षार होते हैं। अब क्षारक में क्या होता है, क्षारक का मतलब हमने उस दिन बताया थे, जैसे मान लीजिए आपका NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो यहाँ पर क्या होता है, सभी क्षारक लिखा है, क्षार होते हैं, तो इसको हम क्षारक कह सकते हैं क्योंकि ये क्षार भी है। बात में आ रही? तो सभी क्षारक क्षार होते हैं। जैसे मान यहाँ पे CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी तो यहाँ पे क्षार है। बात में आ रही? तो हम ये कह सकते हैं कि सभी क्षारक क्या होते हैं, क्षार होते हैं, परंतु सभी जो क्षारक होते हैं वो क्या होते हैं, क्षार नहीं होते हैं। ये पूछा जाता है कभी कभी। अब आगे हम की बात करते हैं, पीएच मान की बात करते हैं। पीएच मान में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन सांद्रता, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है। यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो पीएच मान की जब बात करते हैं तो पीएच मान क्या होता है, अगर हम पीएच परिसर या पीएच मान दोनों कह सकते हैं, तो पीएच मान क्या होता है, एक मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन आयन सांद्रता। हाइड्रोजन आयन सांद्रता क्या होती है, किसी भी अगर हम विलेन की बात करते हैं तो प्रत्येक विलेन की क्या होती है, कुछ ना कुछ सांद्रता होती है। सांद्रता का मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ चीजें उसमें घुली हुई होती है, तो वो उसकी सांद्रता को प्रदर्शित करता है। अब किसी विलेन की क्या होती है, बहुत ज्यादा सांद्रता होती है, किसी विलेन की क्या होती है, कम सांद्रता होती है। तो सांद्रता के आधार पर जो उसकी कम और जो ज्यादा सांद्रता होती है उसका क्या होता है, एक मानक होता है कि आखिर कितने से कितने तक है, और अगर है तो जो उसकी सांद्रता है ये उसके अम्ल और क्षार को प्रदर्शित करता है कि कोई भी जो विलेन है तो कितना अगर उसका मान होगा तो ये अम्ल होगा, या कितना इसका मान होगा तो वो क्षार होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक मान को, लघुगणक मान समझ सकते हैं, आप लोग पढ़ेंगे हाई स्कूल में लघुगणक मैथ में, उसमें अलग अलग वैल्यू आती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी कुछ विलेन है जिनकी जो वैल्यू आती है वो सबकी अलग अलग आती है। तो उसी मान को हम क्या कहते हैं, पीएच मान कहते हैं। इसका एक फार्मूला है माइनस लॉग बेस 10 हाइड्रोजन आयन सांद्रता। किसी भी अगर हम विलेन की बात करते हैं या किसी भी अम्ल का अगर हमको पीएच मान पता करना होता है तो इस फार्मूले में क्या करते हैं, हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, और यहाँ से हमें पता चल जाता है कि किसी भी विलेन का पीएच मान कितना है, या कोई भी आपका जो विलेन है वो अम्लीय है कि क्षारीय है। तो इस तरह से इस हम फार्मूले में पुट कर देते हैं। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल उसके बाद में क्या होता है। अब आगे हम बात करते हैं कि इसी प्रकार से जो पीएच में जो बात की गई है, पीएच माइनस लॉग बेस हाइड्रोजन आयन हो गया। फिर इसी तरह से पीएच के मान, कुछ पीएच के मान हैं, पीएच मान के आधार पर विलेन की प्रकृति, हमने पीएच मान की बात की है, तो पीएच मान के आधार पर विलेन की प्रकृति। अगर हम पीएच मान की बात करें कि किसी भी विलेन का पीएच मान कितना होगा, तो उस विलेन की प्रकृति कैसी, प्रकृति का मतलब कि आपका जो विलेन है अम्लीय होगा, क्षारीय होगा या उदासीन होगा। तो अगर हम पीएच वैल्यू की बात करते हैं, अगर हमारी पीएच वैल्यू 0 आती है किसी भी विलेन की, तो अगर पीएच वैल्यू अगर 0 आती है तो वो जो विलेन होगा वो हमारा क्या होगा, उदासीन होगा। क्या होगा, उदासीन होगा। अब उदासीन क्या होता है, उदासीन का मतलब ये होता है कि वो तो ना खट्टा होगा और ना क्या होगा, क्षार होगा, या हम ये कह सकते हैं ना वो अम्ल होगा वो ना क्षार होगा, तो वो क्या कहलाएगा, उदासीन कहलाएगा। और उसकी जो पीएच वैल्यू होगी वो 0 होगी।
इसका एग्जांपल है दैनिक जीवन में हम डेली यूज करते हैं पीने वाला जल। जब जल को हम पीते हैं तो जल क्या हमको खट्टा लगता है, छारा लगता है, मीठा लगता है? नहीं, स्वादहीन होता है, कोई स्वाद नहीं होता है। तो इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जल है उसका जो पीएच मान होता है 0 होता है, वो क्या होता है? उदासीन होता है। अब उसको हम लोग क्षार नहीं कहेंगे, उदासीन, न तो खारा है और न तो खट्टा है। बात समझ में आ रही? तो वो क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। इसी तरह से पीएच वैल्यू की बात करते हैं, पीएच वैल्यू 6.9। अगर हमारी पीएच वैल्यू किसी भी विलेन की अगर हम बात करें, अगर 6.9 वैल्यू आती है तो 6.9 वैल्यू तक अगर आती है तो उसको हम क्या कह सकते हैं? अम्ल कहते हैं। बात में आ रही? क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। और जब क्या होता है, जब 7 से अधिक यानी 6.9 हुआ और 7 पे हमारा उदासीन हुआ, जब 6.9 पे हमारा अम्ल और 7 पे उदासीन, और फिर हम ये कह सकते हैं कि जब पीएच वैल्यू हमारी क्या होती है? 7 से क्या होती है? अधिक होती है। जब 7 से अधिक हमारी किसी भी विलेन की पीएच प्रतिशत होता है तो वो विलेन हमारा कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा या क्षार हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, प्रत्येक कोई भी विलेन प्रतिशत की बात करते हैं, पीएच वैल्यू से निकालते हैं और पीएच वैल्यू के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वो हमारा जो विलेन होगा वो अम्लीय होगा, कि क्षारीय होगा, कि उदासीन होगा। दैट्स ऑल। नेक्स्ट टाइम फिर कुछ पदार्थों के पीएच के मान की बात को हम चर्चा करेंगे।